गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करा रहे थे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा सजीवों में अनुकूलन, जिसकी हम क्या कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे। आगे इसकी अब आगे रीडिंग करेंगे। मरुस्थलीय अनुकूलन क्या था? अनुकूलन मतलब एडजस्टमेंट करना, मतलब जैसे भी जहाँ की जो भी स्थिति होगी, जैसा पर्यावरण होगा, उसी के अकॉर्डिंग सजीव अपना अनुकूलन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ हम इस आ रहे थे हेडिंग मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थल उष्ण प्रदेश है, यहाँ दिन में अधिक गर्मी पड़ती है और पानी का भी अभाव है। पानी की कमी के कारण यहाँ पौधे भी उसी के अनुरूप है, मतलब वहां पर पानी की कमी है तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पौधे भी अपना रूप ले लेते हैं। वे जैसे जो मरुस्थल वाले पौधे होते हैं वे अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं। कांटों में बदलने से उन्हें पानी की कम जरूरत होती है, तो वे उसी के अकॉर्डिंग वहां जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक नागफली का पौधा लीजिए, उसके कुछ हिस्से पर एक पॉलिथीन बांध दीजिए। एक दिन बाद उस पॉलिथीन का निरीक्षण करिए, आप पाएंगे कि उस पॉलिथीन में पानी की बहुत कम मात्रा मिलती है। यह पौधा अपने आवास के अनुकूल करता है, क्योंकि पानी के अभाव के कारण इस पौधे में पत्तियां नहीं होती है। यदि होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होती है। इसमें पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। आप कैक्टस में लंबा चौड़ा हरा भाग देखते हैं, वह कैक्टस का तना होता है, जो मोमी होता है। जो कैक्टस का तना होता है उसे क्या कहते हैं? मोमी, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन में पानी की कम मात्रा निकलती है। मतलब जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके कारण उसमें कम मात्रा निकलती है। राजस्थान में चूहे तथा सांप आदि के निवास भूमि में काफी नीचे होते हैं। ये जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। दिन में ये उष्णता के कारण पृथ्वी के नीचे अपने बिलों में रहते हैं, लेकिन रात में जब तापमान कम हो जाता है तो ये अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के मरुस्थल में रहने वाले सजीव वहां की जलवायु, उष्णता तथा वहां के परिवेश के अनुकूल रहते हैं। मतलब जहां का जैसा भी जलवायु होगी, जैसे उसका रहन सहन होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहां के सजीव अपना रूप, मतलब अपने उसी के अकॉर्डिंग वे अपना परिवेश अनुकूलन कर लेते हैं। ऊंट, अभी आपने पेड़ पौधों के विषय में पढ़ा, अब पशुओं के विषय में कुछ जानकारी करते हैं। चूहे और सांप के विषय में तो आप जान ही चुके हैं। ये किस प्रकार के जमीन के अंदर अपने आपको रेगिस्तान की उष्णता से बचाते हैं, मतलब ये बहुत नीचे रहते हैं वहां। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान के परिवेश में पूर्णतः अपने आप को अनुकूल बनाए रखता है। उसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर और कोई जानवर इतनी तेज नहीं चल सकते। ऊंट में के नीचे, पैरों के नीचे गद्देदार होते हैं, तो वो उसे वहां चलने में सहायता करते हैं। बल्कि चलना नहीं, वो वहां दौड़ भी सकते हैं। और ऊंट का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ऊंचा होता है, टांग लंबी लंबी होती है, पैर उसके लंबे होते हैं, तो वहां की जो गर्मी है वो उस तक शरीर तक पहुंचने में काफी समय लेती है, तो इसलिए वो वहां अच्छी से रह सकते हैं। इसकी शारीरिक बनावट अर्थात पैरों का लंबा होना इसके शरीर को भूमि की तपिश से दूर रखता है। पैर के तलवे गद्देदार तथा चौड़े होने के कारण रेगिस्तान में इसे दौड़ने में सहायक है। मोटी खुरदुरी खाल पसीने तथा पानी की कमी सहायक है। जो इसकी मोटी खुरदुरी खाल होती है, यह पसीने तथा पानी की कमी में सहायक होती है। यह बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है। इस प्रकार ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थल के परिवेश में रहने के पूर्ण योग्य बनाती है। जब इसे पानी उपलब्ध होता है तो यह 10 मिनट में 100 लीटर तक पानी पी लेता है। मतलब जब भी इसे पानी मिलेगा तो ये 10 मिनट में 100 लीटर तक अपना पानी पी सकता है। पहाड़ी अनुकूलन, यदि आप पर्वतीय स्थलों पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां की मिट्टी, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मैदानी भागों तथा मरुस्थलों के पेड़ पौधों और जीव जंतु से भिन्न होते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। पहाड़ों पर आप जितने ऊपर जाएंगे उतनी ही अधिक ठंड मिलेगी तथा बर्फ पड़ी मिलेगी। इसी कारण यहाँ के पशुओं की त्वचा मोटी होती है तथा इनके शरीर पर बाल होते हैं। मतलब जो बाल होते हैं वो उनकी ठंड से बचने में सहायता करते हैं। ध्रुवीय भालू, याक तथा तेंदुए इसके उदाहरण हैं। जो ध्रुवीय भालू है ये इसकी खाल बहुत मोटी होती है और इसके ऊपर भी बाल बहुत मोटे मोटे होते हैं, और याक के ऊपर भी। पहाड़ी भेड़ बकरियों के खुर उसे ढाल वाली चट्टानों तथा पहाड़ियों पर चलने में सहायक होते हैं। पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ शंक्वाकार होते हैं, जो
उनमें टहनियां नहीं होती है या फिर नीचे से की ओर झुकी होती है। जो भी टहनी होगी वो नीचे की ओर झुकी होगी ताकि उन पर बर्फ पत्तियों पर ना रुक सके और उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। चीड़ और देवदार के पेड़ भी उसी के उदाहरण हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां का परिवेश बदलता जाएगा और ऊंचाइयों पर जीवों के अनुकूलन की क्रिया भी उसी के अनुरूप बदलती जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे।